तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर का मतलब ये मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, पहला पॉइंट। जो मेमोरी इनिशियलाइज होती है, फिर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में इसके ऊपर कोडिंग कर रहे होते हैं। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग रजिस्टर फंक्शन भी बोलते हैं। रजिस्टर फंक्शन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो रहा है वो डायरेक्ट रैम में जाता है। ठीक, जब हम फंक्शन के साथ काम करते हैं तो वो लोडर के थ्रू रैम में जाता है। तो जो स्पीड होती है कंस्ट्रक्टर की वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसको रजिस्टर फंक्शन बोलते हैं, रजिस्टर में डायरेक्ट काम करता है। दूसरी चीज, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। ये एक पार्ट है जो याद रखना है। तो क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कंस्ट्रक्टर की थ्योरी में याद रखना पड़ेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न वैल्यू। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता जैसे फंक्शन करता था। नॉट इवन वॉइड, इवन मतलब वॉइड भी नहीं होगा। और ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। फंक्शन को आपको इन्वोक करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करना पड़ता है। ये 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में कंस्ट्रक्टर के टर्म पे हमेशा रखने पड़े। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में हमारा पार्ट होता है जिसमें हम लोग पहला पार्ट लिखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हो गया हमारा जो पहला कंस्ट्रक्टर होता है। दूसरा होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, हम एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। डिफॉल्ट मींस नॉन पैरामीटराइज, देन अगेन पैरामीटराइज, देन अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, एक एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक एक एग्जांपल को देखते चलना है, समझते चलना है। क्लियर है? तो पहले पे आते हैं, और पहला कंस्ट्रक्टर हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट लिख सकते हैं, हालांकि आज जरूरत अभी नहीं पड़ेगी हमको। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। क्लास हमने लिखा सम। यहाँ पे हमने वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किया, कल हमने बताया था a, b, c। इस जगह पे हमने यूज किया पब्लिक सम। अब देखो, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक, हम यहाँ कमेंट भी लिख दें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम मेमोरी को इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसे मान लो हमने a = 10 दे दिया, b = 20 दे दिया, तो a और b की मेमोरी इनिशियलाइज हो गई। अब हमने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड शो, और पब्लिक वॉइड शो में हमने किया c = a + b system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे लिखा c। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको एंड ऑफ क्लास भी लिख दें। इस प्रोग्राम के अंदर हमारी 2 चीजें हमको दिख रही हैं। पहली चीज दिख रही है कि हमारा जो क्लास का नाम है वो सम है, और जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम है वो भी सम है। तो ये पहचान होती है कंस्ट्रक्टर की कि जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होना चाहिए। क्योंकि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है।
अब यहाँ पे हमने ए और बी को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा यूज किस लिए होता है, मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ए और बी को इनिशियलाइज किया, शो नाम के फंक्शन में आए, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया, मतलब 30 यहाँ आया, 30 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब हम यहीं पे एक दूसरी क्लास बना रहे हैं एबीसी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब हम मेन क्लास बना रहे हैं स्ट्रिंग args, और इस जगह पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, सम का। तो सम ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सम। अब देखो ये चीज हम लोग कल भी कर रहे थे, थोड़ा ध्यान देने का मैटर था। जब हमने सम ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सम किया तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ। अब देखो ऑटोमेटिकली इन्वोकेशन का मतलब ही यही हुआ कि हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो अपने आप ये पार्ट इन्वोक हो गया। जैसे ये पार्ट इन्वोक होगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। देखो एक ही चीज दिख रही दोनों में, दिख रही नहीं दिख रही, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक, तो मतलब इस जगह पे obj डॉट ए की वैल्यू 10 और obj डॉट बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। मतलब ए और बी की जो मेमोरी थी वो किसमें स्टोर हो गई, obj में स्टोर हो गई। अब हमने क्या किया, obj डॉट शो किया। जब obj डॉट शो करेंगे तो वो शो वाले फंक्शन में जाएगा। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुकी थी 10 और 20 से, उसकी वैल्यू सम की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। ये पार्ट हमारा हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से मैटर आपको। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड और उसमें डिफरेंस एक ये होता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग प्रोग्राम के अंदर मेमोरी को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, मतलब डेवलपर अपने हिसाब से वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। पैरामीटराइज में हम यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, यूजर जो वैल्यू चाहता है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, हम एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, फिर आगे समझा देंगे। और अभी समझना कि हम इसी कोड को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने फिर से import java डॉट util डॉट asterisk लिखा, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हमने यहाँ पे लिया क्लास सम। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए int a, b, c जैसे पहले कर रहे थे। यहाँ पे लिखा पब्लिक सम, इस जगह पे int x, int y लिया। अब देखो ये पैरामीटराइज्ड, ये पैरामीटर हो गया हमारा जैसे फंक्शन में हुआ करता था, और ये लोकल वेरिएबल हुए जिसकी एक्सेसिबिलिटी इस ब्लॉक के बाहर नहीं हुई। ठीक, अब हमको यहाँ पे ए बी की जरूरत हालांकि नहीं है, लेकिन लेना चाहो तो ले सकते हो। ए इक्वल्स टू एक्स लिख लेंगे और बी इक्वल्स टू वाई लिख लेंगे। तो मतलब यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है जो भी आ रही है वो ए में स्टोर हो जाएगी, और वाई की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, बी में। जो पिछली बार हम लोगों ने 10 और 20 अपने हिसाब से लिया था, अब यहाँ पे x और y में वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर काम करें। फिर हमारा जो पब्लिक वॉइड शो वाला फंक्शन था वो एज इट इज रहेगा। तो हम इस पूरे को कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे इस जगह पे यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो अब ये इनिशियलाइज हो गया, शो में आए c इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया, ये प्रिंट हो गया। मेन क्लास में आए सम obj इक्वल्स टू न्यू सम, और यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया 10, 20। तो जब 10, 20 हमने पास किया तो 10 और 20 चला जाएगा यहाँ पे, ए और बी में स्टोर हो जाएगा, और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक, जब भी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाइए तो एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाइएगा। तो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ बना ले रहे हैं, सम m इक्वल्स टू न्यू सम। ये हमारा डिफॉल्ट बन गया, ये डिफॉल्ट बन गया, और यहाँ पे हमने लिखा m डॉट शो, कॉल किया। यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लें
यहाँ पे लिख लें पब्लिक सम, और पब्लिक सम में हमने लिखा a इक्वल्स टू 100 और b इक्वल्स टू 200। ठीक, अब यहाँ पे प्रोग्राम को फिर से समझो। सम m इक्वल्स टू न्यू सम हमने ये बनाया। आप देख रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है। तो जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ तो वो इस ब्लॉक में आ गया, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 200। ठीक, अब जब हमने m डॉट शो कॉल किया तो वो इस फंक्शन में आ गया, और यहाँ पे 100 प्लस 200 300 प्रिंट, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से वैल्यू। फिर हमने पैरामीटराइज बनाया, पैरामीटराइज में हमने 10 और 20 पास किया, तो 10 और 20 यहाँ चला गया, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 हो गई। फिर जब obj डॉट शो को कॉल किया तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, तो 10 और 20 प्लस 30 आ गया। तो मतलब जब यहाँ पे शो को कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और जब यहाँ पे शो को कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये एग्जांपल हमारा हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में प्रोग्राम के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हुई, पैरामीटराइज में यूजर ने यहाँ पे वैल्यू जो पास की उसके हिसाब से रिजल्ट आया। तो ये डिफरेंस हमारा बना पैरामीटराइज और डिफॉल्ट का। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कर देते हैं। ठीक, तो एक बड़ी मेमोरी ऑटोमेटिकली दूसरी मेमोरी में जाके कॉपी हो जाती है। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, और उसने एक बहुत बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा, बहुत मेहनत करके नोट्स बना रखे। ठीक, तुम एग्जाम के एक दिन दो दिन पहले पहुंचते हो और उससे बोलते हो कि भाई मुझे नोट्स अपना दे दो, तो तुम जाके फोटोकॉपी करा लोगे। तो उसने जो 6 महीने साल भर मेहनत की वो तुमने 10 मिनट में ले ली, पूरी पूरी मेमोरी क्या हो गई, दूसरे पेज पे कॉपी हो गई। ठीक, अब तुम्हारे पास भी वही सेम नोट्स हैं जो उसके पास है या नहीं है, तो तुम्हारी मेहनत बच गई या नहीं बची? जो उसने 6 महीना मेहनत की वो बच गई तुम्हारी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ यही थ्योरी हमको बताता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर दीजिए तो सेम मेमोरी कॉपी होके चली जाती है। ठीक, अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फिर से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक क्लास, हमने सम लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं a कॉमा b कॉमा c, एज इट इज चल रहे हैं जैसा पहला एग्जांपल था। पब्लिक सम, सम में हमने a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 डिफाइन की। पब्लिक सम यहाँ पे हमने डिफाइन किया इंट x कॉमा इंट y, ये पैरामीटराइज हो गया। यहाँ पे हमने a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू y। हमारे दो कंस्ट्रक्टर हमको साफ साफ दिख रहे हैं। अब हमने लिखा पब्लिक सम। अब इसके अंदर हम सम नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉपी होता है। ठीक, तो सम एम का मतलब एम जो है वो सम का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इस जगह पे हम लिखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के साथ a इक्वल्स टू एम डॉट ए, b इक्वल्स टू एम डॉट, चूंकि एम भी सम नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है तो वो इस वेरिएबल को बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि obj डॉट ए और obj डॉट बी होता है, obj भी तो ऑब्जेक्ट था, वैसे ही एम भी क्या है, सम का ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये जो पार्ट हमारा है ये हमारा कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, और ये जो पार्ट हमारा है ये हमारा कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और जो ये पार्ट है हमारा वो कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, इसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसके बाद अभी क्लियर कर देते हैं। फिर पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक वॉइड शो c इक्वल्स टू a प्लस b और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हमने किया c और
ये हमारा हो गया एंड ऑफ क्लास। अब यहाँ पे हमने बनाया एक क्लास XYZ पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब हमारे ऑब्जेक्ट कितने बनने हैं देखना, सम, और एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया मान लो p इक्वल्स टू न्यू सम, ये हमारा डिफॉल्ट बन गया p डॉट शो। अभी आउटपुट क्या आएगा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर सम q इक्वल्स टू न्यू सम, और यहाँ पे हमने पास कर दिया 100 कॉमा, या 100 की जगह पे हम लोग ले लें 7,9, दो वैल्यूज पास की। यहाँ पे लिखा q डॉट शो, दो पार्ट हो गए हमारे, ठीक। अब हमने एक और बनाया सम r इक्वल्स टू न्यू सम, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट बना और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही इन्वोक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है ये समझना है। सम r इक्वल्स टू न्यू सम, और इसमें हम पास कर रहे हैं p, इसमें क्या पास कर रहे हैं, p को पास कर, ठीक। तो p हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मेमोरी को क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। अब जब यहाँ पे हम लोग r डॉट शो करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है। अब देखो, जब सम p इक्वल्स टू न्यू सम किया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना तो यहाँ आया, यहाँ पे a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 हो गई। तो हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। p डॉट शो, तो p डॉट शो करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अच्छा, अब जब हमने न्यू सम किया तो 7,9 पास होके गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 9 हो गई। जब a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 9 हो गई तो यहाँ पे हमने लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 9, कमेंट में ले लो उसको जरा, ठीक। अब जब q डॉट शो करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने एक ऑब्जेक्ट r नाम का बनाया और उसमें क्या पास किया, p पास किया। p में क्या स्टोर है, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। तो ये जो p है ये भी तुम्हारा सम का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखो m जो है वो भी सम का ऑब्जेक्ट है। तो जो p की वैल्यू है वो कॉपी होके किस में आ जाएगी, m में आ जाएगी। अब p के a की वैल्यू 10, p के b की वैल्यू 20 है, तो m का a 10 और m का b 20 हो जाएगा। वो किस में स्टोर हो जाएगा, a और b में हो जाएगा। अब जब r डॉट शो करेंगे तो हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो p का मिला, मतलब 30 मिलेगा, ठीक। अगर हम लोग p की जगह पे q पास कर देते तो q की सारी वैल्यू कॉपी होके m में जाती। तो q में a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 9 है, तो अब वो किस में कॉपी होके जाएगा, m में जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर जब शो करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देखो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होके चला गया। जब हमने p पास किया तो p की वैल्यू m में चली गई, जब हमने q पास किया तो q की वैल्यू m में चली गई। तो सेम रिजल्ट हमको प्रोड्यूस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। और अब तीन कंस्ट्रक्टर होने के बाद एक नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस कीवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। दिस कीवर्ड जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो शायद ज्यादा क्लियर होगा। क्लास सम इंट a, b, c, पब्लिक सम, यहाँ पे हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमने यहाँ लिखा पब्लिक सम इंट a, इंट b। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, पिछली बार हम लोग a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू y लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे।
अब हम a इक्वल्स टू a लिखें और b इक्वल्स टू b लिखें, क्योंकि ऊपर इंट ए बी है। हाँ तो कंप्यूटर कंफ्यूज, कौन सी वैल्यू किधर, बताओ, होगा नहीं होगा? यस। ठीक, ऐसे केसेस में जब आपका ये जो वेरिएबल है और जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है दोनों के नाम सेम है, तो हमें उन्हें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक, और ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप आगे जाके इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं। ठीक, हो सकता है कि 2 या 3 क्लासेस में आपका वेरिएबल का नाम सेम हो, आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऐसे केसेस में हम इस ए को जो लेफ्ट साइड में है उसको दिस डॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस हमारा कीवर्ड है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये जो ए और ये जो बी है ये वाला ए बी है, और ये जो दिस डॉट ए और जो दिस डॉट बी है वो ये ए बी है। ठीक, तो लेफ्ट साइड में हम दिस डॉट ए और दिस डॉट बी को यूज कर लेते हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल है तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब हम जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कंपाइलर ये समझ जाएगा कि दिस डॉट ए क्या है और ए क्या है। तो ये हम लोगों ने एंड ऑफ क्लास लिखा और यहाँ पे सीधे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इस जगह पे हम आए और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना, ये पैरामीटराइज बना, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। अब जब वो 7 और 9 पास करेगा तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 दिस डॉट ए में चला जाएगा, 9 दिस डॉट बी में चला जाएगा। यहाँ जो a प्लस बी है वो दिस डॉट ए और दिस डॉट बी है, क्योंकि ये जो ए बी है ये लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप इस ब्लॉक के बाहर होता ही नहीं है। ठीक, तो ये जो a प्लस बी होगा वो दिस डॉट ए और दिस डॉट बी होगा, मतलब जो ये ए बी डिफाइन किया गया था वही होगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जब आपके पास वेरिएबल का नाम सेम होगा और करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप हमेशा दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब आप इनहेरिटेंस पे जाएंगे।